In the last video, I talked about the vice president and हमने उसके अलावा ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स में क्या क्या डिफरेंस है। हम दोनों ने सिमिलैरिटीज भी देखी थी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के उसमें। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नर। गवर्नर मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर काफ़ी हद तक सेम है। प्रेसिडेंट पूरे यूनियन का हेड है और गवर्नर एक स्टेट का हेड है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, दोनों ही नॉमिनल हेड्स हैं, दोनों की पावर्स सिमिलर है। तो हम गवर्नर पढ़ेंगे तो हमारा एक तरीके से प्रेसिडेंट का भी रिवीजन होगा। और दूसरा, हमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पता चलेंगे और इजीली हम उन्हें याद कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट बताता हूँ गवर्नर की। जो गवर्नर की पोस्ट या फिर ऑफिस है, ना तो उसमें इलेक्शन होता है डायरेक्ट, ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन हमें पता था कि पीपल के थ्रू होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था। तो गवर्नर के केस में ना डायरेक्ट इलेक्शन होगा और ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर गवर्नर अपॉइंट कैसे होता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और जब मैं प्रेसिडेंट बता रहा हूँ तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी भी स्टेट में। तो एक तरीके से जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो कोई स्टेट में होना चाहिए जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी संभालते हैं पूरी स्टेट की। वो पूरे स्टेट को संभालते हैं और अपने खुद के लॉज बनाते हैं। बट कोई ऐसा भी बंदा होना चाहिए जो सेंटर को रिप्रेजेंट करे, जो सेंटर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे स्टेट में। ओवरऑल स्टेट आख का एक सेंटर का पार्ट है। तो गवर्नर की पोस्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट के हाथ में एक वारंट होगा और एक सील होगी और उसके थ्रू वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। गवर्नर में आपको बता दिया कौन होता है। गवर्नर स्टेट का हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट यूनियन का हेड होता है वैसे ही गवर्नमेंट स्टेट का हेड होता है। दोनों की पावर्स एंड फंक्शंस 90% सिमिलर है। ऑल दो जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने 1917 में ये बताया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी तो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट कर रहे हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनका ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर का ऑफिस है ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में आता है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। ऑल दो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। इनका जो मन कर सकता है ये वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे कुछ बोलेगी ये करने के लिए तो गवर्नर को वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर का जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है, वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनका उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई है, हम वो देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ऑल्दो he is a nominee of central government, but the office of the governor is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the central government. अब एक important चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफी बार ऐसा पूछा जाता है कि गवर्नर का इलेक्शन क्यों नहीं होता, इन्हें डायरेक्ट अपॉइंट क्यों करते हैं। तो इसके कुछ रीजन दे रखे थे और मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ। एक तो अगर हम इनका इलेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का भी एक इलेक्शन होता है, गवर्नर का भी इलेक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। चीफ मिनिस्टर हो सकता है ये भी चाहे कि वो चीफ मिनिस्टर ना बने, गवर्नर बने। गवर्नर ये चाहे कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे हो, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बने। तो ऑफिस के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए गवर्नर का सिर्फ अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो गवर्नर है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वैसे ही गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वर्क करता है। ऑल्दो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं थी, बट गवर्नर के पास है, वो हम देखेंगे क्या क्या। बट फिर भी इन्हें जो काम करना होता है वो चीफ मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करना होता है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, दैट इज द नॉमिनल हेड। तो इनके लिए कोई इलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं था, वो सिर्फ पैसों का वेस्टेज होता। ठीक है, तो इसलिए भी इनका इलेक्शन नहीं होता।
एक रीजन ये भी दिया जाता है कि गवर्नर का इलेक्शन होता है तो उन्हें किसी पार्टी में होना होता, वो इंडिविजुअल उनका तो इलेक्शन नहीं हो सकता था उनके ऑफिस का, किसी वो पार्टी में होते और फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं रहता, इसलिए भी गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता और सिर्फ अपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिससे हमें पता चलता है कि गवर्नर का इलेक्शन क्यों नहीं होता। तो ओवरऑल हमें बस ये पता है कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो अमेरिकन मॉडल पे नहीं है। जो अमेरिकन मॉडल है उसमें गवर्नर का इलेक्शन होता है डायरेक्टली, लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। बट हमारा जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है, जहाँ पे गवर्नर अपॉइंट होते हैं सेंटर के थ्रू। तो सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करती है कनाडा में। उसी तरह से हमारा जो ये वाला फीचर लिया गया है वो कनाडा मॉडल से लिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ये इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। अब इनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन गवर्नर बन सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब में हमने ये देखा है 35 ईयर्स ऑफ एज। हमने प्रेसिडेंट में भी ये देखा, वाइस प्रेसिडेंट में भी देखा, गवर्नर में भी हम यही देख रहे हैं कि 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एक और एलिजिबिलिटी है, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए कोई गवर्नर अपॉइंट करना है, तो अब वो जो गवर्नर अपॉइंट होगा वो उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए, मतलब वो उत्तर प्रदेश में बॉर्न नहीं होना चाहिए, उनकी जो डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश की नहीं होनी चाहिए, वो किसी और स्टेट की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि पर्सनल इंटरेस्ट ना रहे या फिर वो पर्सनल पॉलिटिक्स में इंडल्ज ना रहे। ठीक है, तो ही शुड बी एन आउटसाइडर ऑफ द स्टेट ही इज अपॉइंटेड टू। तो अगर जैसे उत्तर प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट करना है तो कोई भी हो सकता है, वो केरला का हो सकता है, वो तमिलनाडु का हो सकता है, वो पंजाब का हो सकता है, बट वो उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। पर प्रेसिडेंट को हमेशा चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए कि उन्हें ये वाला गवर्नर अपॉइंट करना है। तो प्रेसिडेंट हमेशा चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे ताकि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बेटर चलती रहे, ऐसा ना हो कि कोई भी डिस्पेंसरी आ जाए। तो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। एक बार फिर से देखते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनके हाथ में वारंट होता है, सील होती है। जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर एम्प्लॉयमेंट है उनकी। वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज कर सकते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अथॉरिटी नहीं चाहिए होती। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। जो हमारा मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है। कैनेडियन मॉडल में गवर्नर अपॉइंट होता है सेंटर के थ्रू, और अमेरिकन मॉडल में गवर्नर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और हमारे केस में ऐसा नहीं है। गवर्नर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और उनकी एज 35 ईयर्स एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो हमेशा स्टेट के आउटसाइडर होने चाहिए। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट होने हैं तो वो किसी और स्टेट के होने चाहिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ के। और प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए ताकि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीन भी बेटर चलती रहे। अब हम गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस देखेंगे। ये भी काफी हद तक प्रेसिडेंट की कंडीशन जैसी ही है। प्रेसिडेंट में भी हमने देखा ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वैसे ही गवर्नर के उसमें भी है, गवर्नर ना ही पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते, ना ही वो कोई एमपी हो सकते लोकसभा में या राज्यसभा में, और वो एमएलए भी नहीं हो सकते, एमएलसी भी नहीं हो सकते। मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर, ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो सकते, ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते। और अगर ऐसे किसी आदमी को गवर्नर बना दिया जाता है तो उसे वो पोस्ट रिजाइन करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है, एमएलए है, और उसे गवर्नर बना दिया जाए तो उसे एमएलए की पोस्ट को रिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो गवर्नर बन सकते हैं। ऐसा हुआ है कि एमएलए या फिर एमपी को गवर्नर बनाया है, बट कंडीशन फिर यही होती है कि उन्हें अपनी पुरानी वाली पोस्ट को रिजिग्नेशन देना पड़ता है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्राइवेट भी इन्वॉल्व है, उनका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना वो किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क होना चाहिए, उनकी कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस वो स्टेट के गवर्नर रहने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस होता है राष्ट्रपति भवन, वैसे ही गवर्नर का भी एक ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, उसे हम बोलते हैं राजभवन। हर स्टेट की कैपिटल में एक राजभवन होता है जहाँ पे गवर्नर रिसाइड करते हैं। सो ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राजभवन। इन्हें कोई रेंट देना नहीं होता और ये राजभवन को यूज कर सकते हैं जब तक इनका टर्म है। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन को यूज करते हैं, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, वैसे राजभवन ऑफिशियल रेसिडेंस होता है गवर्नर का, और राजभवन हर स्टेट में होता है कैपिटल में। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है राजभवन, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ में राजभवन है। और उन्हें भी कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, एमोलमेंट्स मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, और ये सब कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा, ये पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगी, बिकॉज गवर्नर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए ही जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं,
और इनकी जो प्रिविलेजेस एमोलमेंट्स अलाउंसेस होती है, उनकी सैलरी क्या देनी है, उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर किसी एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट के भी गवर्नर बनाया जा सके। मतलब गवर्नर दो, एक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है और दो से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। और उसमें जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होती है वो हर स्टेट को शेयर करनी पड़ती है। मान लीजिए अब एक गवर्नर है, वो उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। एक ही गवर्नर दो स्टेट्स पे गवर्न कर रहा है। अब जो इन्हें सैलरी मिलेगी, इनके इमोल्यूमेंट्स होंगे, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उत्तर प्रदेश कितना देगा और उसमें से बिहार कितना देगा। जो इनके प्रिविलेजेस एमोलमेंट्स अलाउंसेस होते हैं वो डिसाइड तो पार्लियामेंट करता है, पर वो सब देना होता है स्टेट्स को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही हर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है। तो इस कंसोलिडेटेड फंड में से गवर्नर की सैलरी या उनके एमोलमेंट्स अलाउंसेस जाते हैं। बट ये डिसाइड कौन करेगा? अगर एक गवर्नर दो स्टेट्स में से है, दो स्टेट्स का गवर्नर है, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उत्तर प्रदेश को कितनी एमोलमेंट्स देनी है और फिर बिहार को कितनी एमोलमेंट देनी है। So when the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states. स्टेट्स ही देंगे, बट ये डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, कि कितना देना है कितना नहीं देना। और जैसे प्रेसिडेंट के टाइम पे था कि हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, वैसे हम गवर्नर के टाइम पे भी देखेंगे, गवर्नर के पास भी देखेंगे कि जब तक वो गवर्नर है, ना उनकी सैलरी कम कर सकते, ना तुम उनके एमोलमेंट्स अलाउंसेस कुछ कम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम एक स्टेट लेजिस्लेचर में एक्ट ला रहे हो और अगली बार से अगला गवर्नर आएगा उस पर एप्लीकेबल होगा, बट एक बार कोई गवर्नर बन गया उसके टर्म में उसके लिए कुछ भी डिमिनिश नहीं होगा। और जैसे प्रेसिडेंट पे हमने देखा था कि उन पर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं लगती थी अगर वो अपने ऑफिशियल एक्ट पे कुछ करते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नर है, जैसे कोई प्रेसिडेंट जैसे कोई प्रेसिडेंट है, अगर वो अपने ऑफिशियल एक्ट पे करता था उस पर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती थी, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर वो सिविल हो। वैसे ही गवर्नर के केस में भी सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अगर गवर्नर अपने ऑफिशियल एक्ट में कोई काम कर रहा है तो ना क्रिमिनल एक्टिविटी होगी कुछ भी, और ना ही वो सिविल एक्टिविटी का कोई केस होगा। हाँ, पर अगर क्रिमिनल केस में होगा तो गवर्नर अरेस्ट नहीं हो सकता और ना ही गवर्नर को जेल में डाल सकते हैं, सेम एज प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट में अगर ऑफिशियल एक्ट, अगर प्रेसिडेंट अपने पर्सनल एक्ट में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसे जेल नहीं हो सकती जब तक वो प्रेसिडेंट है। वैसे ही गवर्नर के टाइम पे गवर्नर अगर अपने पर्सनल एक्ट में कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, जैसे अगर गवर्नर मर्डर करता है, किसी का मर्डर करवाता है, तो उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, ना उन पे केस हो सकता, ना एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती, जब तक वो गवर्नर है। उसके बाद हो सकता है। बट सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो सकती है गवर्नर के पर्सनल एक्ट में, और उन्हें 2 महीने का नोटिस दे देना चाहिए, सेम एज द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट में भी 2 महीने का नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो सकती है, सिर्फ पर्सनल एक्ट पे, ऑफिशियल एक्ट पे नहीं, पर्सनल एक्ट पे। ये आप याद रखिए, ऑफिशियल एक्ट अलग होते हैं, पर्सनल एक्ट अलग होते हैं। ऑफिशियल एक्ट पे ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी ना सिविल प्रोसीडिंग्स होगी, बट जो पर्सनल एक्ट है उस पर क्रिमिनल पे तो कुछ नहीं होगा, बट सिविल पे 2 महीने का नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है, प्रेसिडेंट में भी और गवर्नर में भी। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। अब हम ओथ और अफर्मेशन देखेंगे। गवर्नर ओथ लेता है कि वो अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा और वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, अपने आप को पीपल की सर्विस के लिए डिवोट कर देगा। और जो ये ओथ होती है वो कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं होते तो उनकी एब्सेंस में जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है हाई कोर्ट का। प्रेसिडेंट के साथ अब आप हमेशा कंपैरिजन करते चलिएगा, क्योंकि तभी आपको प्रेसिडेंट भी रिवाइज होगा और आपको गवर्नर भी समझ में आएगा और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट भी करता था। प्रेसिडेंट ओथ भी लेता था, पर प्रेसिडेंट ओथ लेता था किसके सामने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके सामने। बट स्टेट वाला जो स्टेट गवर्नर, स्टेट का होता है, गवर्नर किसके सामने ओथ लेगा? गवर्नर लेगा चीफ जस्टिस के सामने, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। अगर जैसे उत्तर प्रदेश का गवर्नर है तो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस के सामने ही ओथ लेगा। उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में जो हेड होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा जैसे, तो उसके सामने गवर्नर ओथ लेगा। और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट हुआ तो उन उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसके सामने गवर्नर ओथ लेगा। अब हम गवर्नर के टर्म्स देखेंगे ऑफिस के। 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट का भी यही था। However, the term of 5 years are subject to the pleasure of the president. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे
तो वो इन्हें कभी भी निकाल सकता है। तो जो ये 5 टर्म्स है, 5 ईयर की जो टर्म है, ये फिक्स नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो पहले भी निकाल सकता है। गवर्नर खुद पहले भी रिजाइन कर सकते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना चाहिए। जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता था, वैसे गवर्नर भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। और इनका भी इम्पीचमेंट हो सकता है। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है कि किसके लिए इन्हें इम्पीच करा जाए। और इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए कुछ ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर में पास वास नहीं होता, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के टाइम पे होता था। वाइस प्रेसिडेंट में भी राज्यसभा वो इनिशिएट करता था, और प्रेसिडेंट के टाइम पे दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता था। प्रेसिडेंट का थोड़ा इलेबोरेट प्रोसेस था और वाइस प्रेसिडेंट का बहुत छोटा प्रोसेस था। बट गवर्नर में कोई प्रोसेस ही नहीं है। इन्हें कभी भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा सकता है, बस उन्हें एक नोटिस देगा और गवर्नर हट जाएंगे। तो ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ। अब जो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है, मतलब प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन ले रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं है। मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि क्यों हटाया, प्रेसिडेंट का मन करा उसने हटा दिया। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी और वीपी सिंह उनके प्राइम मिनिस्टर थे। वीपी सिंह ने जितने भी गवर्नर थे स्टेट में, सबको बोल दिया कि वो रिजाइन करें, क्योंकि वो जो गवर्नर थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे थे और अब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने सारे गवर्नर को रिजाइन करने के लिए बोल दिया था। 1991 में भी ऐसा हुआ था। कांग्रेस गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने भी, वीपी सिंह ने जो गवर्नर चेंज करे थे उन्होंने उन सबको चेंज करके अपने पार्टी के गवर्नर अपॉइंट करे थे। तो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। प्रेसिडेंट का जब भी मन करेगा वो गवर्नर को हटा सकता है। प्रेसिडेंट एक और चीज कर सकता है, वो प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को दूसरे स्टेट का गवर्नर भी बना सकता है, कभी भी 5 साल से पहले भी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और वो एक गवर्नर को 2 स्टेट का भी गवर्नर बना सकता है। और फिर ये भी हमने देखा, गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। ये प्रेसिडेंट के केस में भी था कि 5 साल के बाद भी गवर्नर गवर्नर रह सकता है जब तक कोई नया गवर्नर नहीं आता। और ये कितनी बार भी एक स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट आएगा, इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं होता। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स। अब मान लीजिए किसी गवर्नर की डेथ हो गई, तो कौन गवर्नर की ड्यूटीज बनेगा? ऑल दो कोई भी गवर्नर 1 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं होता, एकदम ही अपॉइंटमेंट हो जाएगा। बट फिर भी जो होता है, यूजुअली चीफ जस्टिस उस स्टेट के गवर्नर बनेंगे। उनकी मतलब गवर्नर बनेंगे नहीं, उनकी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करेंगे। ये डिफरेंस है, वो गवर्नर बनेंगे नहीं, वो उनकी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती थी तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनते थे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनते थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते थे। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वाइस गवर्नर तो है नहीं। ठीक है, तो गवर्नर के बाद डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट आ जाएंगे, कि अगर गवर्नर को कुछ हो जाता है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं डिस्चार्ज कर सकते, तो उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट वो डिस्चार्ज करेगी उनकी ड्यूटीज को। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे गवर्नर के, जो काफी हद तक सिमिलर है प्रेसिडेंट के। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ही कैन मेक रूल्स फॉर द एग्जीक्यूशन। प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या था? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ यूनियन आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। बस यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस हो गए वो इनके नाम पे ही लिए जाएंगे। ऑल दो एग्जीक्यूट कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट नाम किसका आएगा? नाम हमेशा गवर्नर का आएगा। सील किसकी लगेगी? गवर्नर की लगेगी। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो सारे गवर्नर के नाम पे होंगे। ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन को पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये हो गया, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, उसी तरह जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। जो जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे वो, और चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ये बाकी के मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। सिंपल है ये भी, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और इसका हमें मतलब भी पता है
कि अगर चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाता या फिर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं और बाकी जो ये अदर मिनिस्टर्स है उन्हें भी हटा सकते हैं और वो अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास ये पावर है। अब कुछ स्टेट्स में एक स्पेशल प्रोविजन है, जैसे छत्तीसगढ़ का स्टेट है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये है कि गवर्नर को ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी अपॉइंट करना है इन स्टेट्स में, क्योंकि इन जो स्टेट्स है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, झारखंड में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स में बहुत ट्राइबल्स है। तो ट्राइबल की वेलफेयर के लिए एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी अपॉइंट होगा बाकी अदर मिनिस्टर्स के साथ। ऑल दो जो ये मिनिस्टर है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन होना चाहिए, बट अपॉइंटमेंट उसका गवर्नर ही करेंगे। He appoints the Advocate General of State, State Election Commissioner and Chairman and members of State Public Service Commission। अब आप प्रेसिडेंट का याद रखिए, प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट करता था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जगह आ गए वो। ठीक है, वो इंडिया के होते थे, ये स्टेट के हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहेंगे उन्हें। ये हमने एग्जीक्यूटिव में भी देखा था, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी आते हैं। स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, वो भी यही अपॉइंट करेंगे। ऑल दो अपॉइंट ये कर रहे हैं, पर ये रिमूव उन्हीं ग्राउंड्स पे होंगे जैसे हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। हम हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करेंगे वो हम बाद में देखेंगे जब हम हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना चाहिए कि ये ही अपॉइंट करेंगे, पर ये अपने प्लेजर पे रिमूव नहीं कर सकते। ये बात अलग है, ठीक है, अपॉइंट ये करेंगे पर अपने प्लेजर पे रिमूव नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपने प्लेजर पे रिमूव कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकता है, वैसे ही गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कभी भी रिमूव कर सकता है, उनके प्लेजर पे रहता है ये। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट जरूर करते हैं, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो मतलब ये रिमूव तो जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं वैसे ही होंगे। और ये चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर को अपॉइंट करते थे, उसी तरह हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिनके मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट गवर्नर करेंगे। अब ये अपॉइंट तो गवर्नर कर रहे हैं, बट जो रिमूव करेंगे वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको। अब इनकी एक और एग्जीक्यूटिव पावर है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं थी, और वो ये है कि ये किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल का इम्पोज कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी, हमेशा उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना होता था। बट जो गवर्नर की ये वाली पावर है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं, तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट नहीं करना। ये अगर उन्हें लगा कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट को बिगाड़ रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, बहुत गलत गलत कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किन किन केसेस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है जब हम इमरजेंसी देखेंगे। इसके बाद मैं इमरजेंसी की पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू द प्रेसिडेंट। ये एक टाइप की इमरजेंसी होती है। हम जब प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये वही प्रेसिडेंट रूल है जिसे स्टेट इमरजेंसी भी बोली जाती है। वो कौन इम्पोज करता है? गवर्नर, और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू द प्रेसिडेंट। और इस पीरियड में प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है स्टेट में, और गवर्नर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती है। वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है स्टेट की, बट जब प्रेसिडेंट रूल आ जाता है तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, मतलब उन्हें हटा दिया जाता है। पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया जाता है, पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। प्रेसिडेंट रूल करता है और गवर्नर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। मतलब जो गवर्नर होता है अब वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। इस केस में गवर्नर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। जैसे यूनियन टेरिटरी एक तरीके से बन जाएगी। हमने देखा था यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, जिसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो पूरे यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है। तो ये भी एक, तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हट जाएंगी,
वो डिसॉल्व हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, गवर्नर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगी और गवर्नर पूरे स्टेट को गवर्न करेगा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो इस वाले केस में ये प्रेसिडेंट का एजेंट बन जाता है। वैसे नहीं होता, वैसे तो इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, बट इस वाले केस में प्रेसिडेंट का एजेंट बन जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन गवर्नर का, कि जितनी भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज होती है, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे मेरठ में है सीसीएस यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में चौथी चरण यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका जो चांसलर होगा वो गवर्नर होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। और वाइस चांसलर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। उस यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होगा वो भी गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो ये रही एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बस क्या डिफरेंस है, ये जो इमरजेंसी रूल आता है ये गवर्नर खुद लगा सकते हैं विदाउट एनी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरा, गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के और ये वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं। बाकी जितनी भी पावर्स है वो सारी प्रेसिडेंट वाली ही पावर्स है। अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे। अब लेजिस्लेटिव पावर्स तो काफी हद तक सिमिलर है। ये लेजिस्लेटिव पावर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे, एक बार फिर से देखते हैं। ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे प्रेसिडेंट कहते थे कि ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, उसी तरह से यहाँ पे है कि ये दोनों हाउसेस में किसी भी हाउसेस को बुला सकते हैं, उनका सेशन स्टार्ट करा सकते हैं। और प्रोरोग मतलब टर्मिनेशन, और वो उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं असेंबली को। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर इसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को, लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते थे तब जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते थे। उसी तरह गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे जब चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये सिमिलर है, बस पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर आ गया। तो दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी सेम है। He addressed the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन कमेंस करते थे। ठीक है, मतलब जैसे ही इलेक्शन हुए पहला जो सेशन होगा पार्लियामेंट का वो प्रेसिडेंट कमेंस करते थे, मतलब प्रेसिडेंट स्टार्ट करते थे। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में जो पहला सेशन होगा हर जनरल इलेक्शन के बाद, या फिर हर साल जो भी पहला सेशन होगा उससे गवर्नर ही कमेंस करेंगे, मतलब गवर्नर ही स्टार्ट करेंगे। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में करते थे, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में करेंगे, ये भी सेम है। He can send messages to House of State Legislature whether with respect to bill pending to House or otherwise. ये स्टेट लेजिस्लेचर में मैसेज भी भेज सकते हैं, किसी में भी, लोअर हाउस में भी, अपर हाउस में भी, मतलब विधानसभा में, विधान परिषद में भी। वो बिल पेंडिंग, अगर कोई बिल पेंडिंग है उसके लिए भी हो सकता है, या फिर अगर कोई और भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये मैसेज भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट भी सेम करते थे, प्रेसिडेंट बस पार्लियामेंट में करते थे, तो ये भी सेम है। ये तीनों लेजिस्लेटिव पावर एग्जैक्ट सेम है, बस आपको स्टेट लेजिस्लेचर की जगह पार्लियामेंट याद रखना है प्रेसिडेंट के रूल पे, और जब स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा तो गवर्नर का नाम आ जाएगा। बाकी सब सेम है, और ये भी सेम है। ठीक है, ये वाली भी सेम है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का ऑफिस या फिर डिप्यूटी स्पीकर का ऑफिस खाली होगा, वेकेंट होगा, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में से किसी भी मेंबर को स्पीकर बना सकते हैं टेम्परेरी। और ऐसे ही जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस खाली होगा तो उसके किसी भी मेंबर को ये चेयरमैन बना सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखिए, जो इसका लॉजिक है वो प्रेसिडेंट वाला ही है। जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को अपॉइंट करता था, है ना, उसी तरह से प्रेसिडेंट विधान परिषद, मतलब अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे 1/6 मेंबर को अपॉइंट करेगा। अब ऐसे यहाँ पे 12 नहीं है, 12 ये राज्यसभा के टाइम पे था, बट यहाँ पे 1/6 आ गया। ऐसा क्यों? कोई फिक्स नंबर ऐसे नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद या फिर विधानसभा अलग अलग नंबर के मेंबर्स होते हैं। जैसे हमें तो ये पता है कि पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में मैक्सिमम 550 लोग होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं। 250 में से 12 लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, नॉमिनेट करता है। तो उसी तरह से पर स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर हर स्टेट की अलग होती है,
और विधान परिषद हर स्टेट की अलग होती है, विधान सभा हर स्टेट की अलग होती है, और हर स्टेट के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में 500 हो, किसी में 600 हो, किसी में 400, किसी में सिर्फ 12 या 15 हो। तो हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। पर जो अपर हाउस होता है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, मतलब जो विधान परिषद, इसमें गवर्नर 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते थे राज्यसभा में, वैसे गवर्नर 1/6 मेंबर नॉमिनेट करेंगे विधान परिषद में। और ये कौन होते हैं? जिन्हें स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ये दो चीजें ऐड हुई है, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। जिन लोगों को भी इन सब चीजों पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर स्पेशल नॉलेज होगी, गवर्नर 1/6 मेंबर को अपॉइंट कर देगा अपर हाउस ऑफ स्टेट में, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। 2020 से पहले ये विधानसभा में भी एक मेंबर को अपॉइंट करता था, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे। जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह से गवर्नर भी 2020 से पहले एक को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते थे, बट ये प्रोविजन 2020 के बाद खत्म हो गया। ये इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि अब गवर्नमेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उस टाइम पे ऐसा था कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, इसलिए ऐसे प्रोविजन थे, बट अब ऐसा नहीं है। और जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि अगर उसे किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, मतलब वो क्वेश्चन आता है, तो जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है वही होता है। और प्रेसिडेंट किसकी डिसीजन लेता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे भी हमें सेम देखने को मिलेगा, गवर्नर डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी उसका क्वेश्चन होगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा, किसकी कंसल्टेशन के थ्रू? इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से। तो ये सारी लेजिस्लेटिव पावर सेम ही है, बस यहाँ पे 12 की जगह राज्यसभा में यहाँ पे 1/6 आ गया, और सब सब कुछ सेम है। ये भी हम देख चुके हैं। अब गवर्नर के पास कोई बिल गया, ठीक है, वो लॉ कब बनेगा स्टेट का? सबसे पहले उसमें विधानसभा पास करेगी, फिर विधान परिषद पास करेगी, फिर गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो सिग्नेचर कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट करता था सेम वही है। वो विदहोल्ड भी कर सकता है, विदहोल्ड का मतलब पेंडिंग भी रख सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, तो विदहोल्ड भी कर सकता है। और वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। अगर वो बिल फिर से पास होता है तो गवर्नर को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक है। तो एक बार अगर वो पास हो जाता है फिर से, तो गवर्नर को सिग्नेचर करने पड़ेंगे। और एक और जो उनके पास, गवर्नर के पास फीचर है, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है बिल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और फिर मैंने ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो हम प्रेसिडेंट के टाइम पे देख चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते थे। वो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल को वापस भेज सकते हैं, गवर्नर से बोलेंगे कि वो बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे, और फिर से अगर पास हो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास रखा जाएगा। पर फिर प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो उसे रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे। प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं होता कि उसे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ये प्रेसिडेंट की पावर है। अब गवर्नर किन किन केसेस में प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर रख सकता है, ठीक है, केसेस भी तो होने चाहिए, या फिर कोई सा भी बिल वो रिजर्व कर देगा। कुछ केसेस है, अगर स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन पे कोई भी खतरा है, या फिर स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स को कम करने के लिए कोई बिल है, तब तो गवर्नर के पास ऑब्लिगेटरी है कि गवर्नर को वो बिल प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए रखना है। बाकी में गवर्नर की डिस्क्रिशन है, मतलब गवर्नर चाहे तो ठीक है, गवर्नर नहीं चाहे तो ठीक है। बट इस वाले केस में कि अगर कोई बिल स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को कम कर रहा है, उनकी पावर्स को कम करना चाह रहा है, जो हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट का है उसकी पावर खत्म करना चाह रहा है, तो ऐसे बिल को गवर्नर को रिजर्व करना कंपलसरी है। वो प्रेसिडेंट के लिए उसे रिजर्व करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी में ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका मन है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या फिर लॉ के अगेंस्ट हो। तो अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट हो, तब भी गवर्नर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रख सकता है। अगर उस बिल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपोज करा गया है, इसे हम कहते हैं डीपीएसपी, और ये हम पढ़ेंगे बाद में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे,
उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे सही से। उसमें कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो डायरेक्ट कर रखी है स्टेट को कि स्टेट को जो लॉ बनाने हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाने हैं, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए बनाने हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ये इस पे केस नहीं हो सकता कि अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए कोई लॉ नहीं बनाता तो वो स्टेट के ऊपर केस नहीं हो सकता, बट फिर भी ये कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, हम पढ़ेंगे बाद में सही से। तो अगर कोई बिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट है मतलब ये नहीं कि ठीक है, एक तो ये होता है कि जो उसमें प्रोविजन है उसके ऊपर बिल ना बनाया, ठीक है, उससे ध्यान में रखते हुए ना बनाया, कुछ और ध्यान में कर दिया, बट अगर उसके अपोज है तो भी गवर्नर प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए बिल रख सकता है। अगर कंट्री के लार्जेस्ट इंटरेस्ट में हो तब भी ऐसा कोई बिल वो रिजर्वेशन के लिए रख सकता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो तब भी रख सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के डील करता है, मतलब अगर कोई घर है, मान लीजिए किसी हाईवे पे एक घर है और वहां पे अब गवर्नमेंट कुछ बनाना चाहती है और उसके लिए उन्हें वो जो घर है वो एक्वायर करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी एक्विजिशन है, तो उस बिल के लिए भी गवर्नर प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए रख सकता है। तो ऐसा बिल भी गवर्नर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रख सकता है। तो कौन कौन से? अगर स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरा हो, ये तो कंपलसरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, अल्ट्रा वायर्स हो, तो इस पे रख सकता है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट हो, उस पे रख सकता है। अगर सोसाइटी के लार्ज इंटरेस्ट में ना हो या उनके अगेंस्ट हो तब रख सकता है। अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो तो रख सकता है। और अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करनी हो उसके लिए भी गवर्नर प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए बिल रख सकता है। तो ये हमने गवर्नर में नया पढ़ा है, ये प्रेसिडेंट में नहीं था, ये वाला पॉइंट नया है। ये वाली पावर भी सेम है, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस बना सकते थे कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता था, वैसे गवर्नर भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में हो, बट ये ऑर्डिनेंस 6 हफ्तों में अप्रूव हो जाना चाहिए जब स्टेट लेजिस्लेचर वापस सेशन में आएगी। सेम प्रेसिडेंट जैसा है, बिल्कुल सेम। और ये वाला पॉइंट भी सेम है। ही lays the report of Comptroller and Auditor General of State, Public Service Commission of State, State Finance Commission, etc. before the Parliament. सॉरी, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, एडिट कर दूंगा मैं। तो जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट रखता था पहले सेशन में, और यूपीएससी की रिपोर्ट रखता था, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखता था, ऐसे ही गवर्नर स्टेट के रेस्पेक्टिवली में रखेगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का भी जो भी अकाउंट होगा स्टेट के पर्सपेक्टिव में उसकी रिपोर्ट रखेगा। स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट रखेगा, स्टेट की फाइनेंस कमीशन की रखेगा। स्टेट का फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? स्टेट का फाइनेंस कमीशन हम देखेंगे, चलो आगे देखेंगे। तो ये सब वो स्टेट लेजिस्लेचर में रख सकता है रिपोर्ट। तो ये थी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम फाइनेंशियल पावर्स को देखेंगे। मनी बिल जो भी स्टेट में इंट्रोड्यूस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ही होते हैं। ये हम प्रेसिडेंट के टाइम पे भी देख चुके थे, सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, स्टेट में भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं और जो उसमें से पैसा आता है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से। ठीक है, तो वो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ही होगा, वरना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। सेम, ही लेड डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सेम प्रेसिडेंट भी करता था, बट वो यूनियन बजट होता था और ये स्टेट बजट है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में करता था, ये स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, ये भी सेम है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ये भी सेम है। ये 3 पॉइंट सेम है बिल्कुल, कि गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता, गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से पैसा निकालना है तो गवर्नर की परमिशन चाहिए, तो ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अलग होता है, कंटेंजेंसी स्टेट फंड ऑफ स्टेट अलग होता है। जैसे यूनियन में कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया अलग है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग है, वैसे हर स्टेट में भी फंड्स होते हैं, जैसे कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट में कोई इमरजेंसी आया, जैसे कोविड पैंडेमिक आया, उसमें से पैसे निकाल के फिर स्कीम्स पे लगाया जाएगा। तो इसलिए कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट बनाया जाता है कि अगर किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो इस फंड में से पैसे निकाल के वहां पे लगाया जा सकता है। तो वो भी गवर्नर के रिकमेंडेशन पे होगा, गवर्नर के बिना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एमएलए निकाल दे उसमें से, पहले गवर्नर की रिकमेंडेशन होगी, गवर्नर कहेगा, उसके बाद ही उस कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से पैसा निकलेगा।
और प्रेसिडेंट की तरह ये भी हर 5 साल में स्टेट में फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। यूनियन फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट बनाता है हर 5 साल में, जिसका काम होता है कि जो भी रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट के पास, जो भी टैक्स कलेक्ट करा है, उसमें से अब हर स्टेट पे कितना जाएगा, यूनियन के पास कितना जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, वो सब फाइनेंस कमीशन का काम है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, जो गवर्नर बनाते हैं, उसका ये काम है कि जो विलेज होते हैं, विलेज में पंचायत होते हैं या फिर जो मेयर होते हैं सिटीज में, उनके पास कितना कितना पैसा जाएगा, तो वो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट डिसाइड करती है। तो ये थी फाइनेंशियल पावर गवर्नर की। जुडिशियल पावर भी वैसी ही है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और commute the sentence of any person convicted to any offense against the law relating to a matter in which the executive power of state extends। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, ये है तो प्रेसिडेंट वाला ही पूरा, कि वो पूरा माफ भी कर सकता है, पनिशमेंट को कम भी कर सकता है, रिस्पाइट भी कर सकता है। आपको अगर ये पूरा समझना हो तो मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियो देखिए, उसमें आप जुडिशियल पावर्स देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन सब का मतलब। अब मैं बार बार ऐसे एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन तो ये कि प्रेसिडेंट यूनियन लॉ पे कर सकता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट के लॉ के अगेंस्ट हो, उस पे वो पार्डन कर सकता है। ठीक है। और गवर्नर स्टेट पे कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट अलग सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है, यूनियन अलग सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है। तो जो यूनियन ने लॉ बनाया, प्रेसिडेंट उस पर ये सब चीजें कर सकता है, और जो स्टेट ने लॉ बनाया तो गवर्नर उस पर कर सकता है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि गवर्नर डेथ पनिशमेंट को माफ नहीं कर सकता, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट भी उसे डेथ पनिशमेंट मिली है, तब भी गवर्नर नहीं कर सकता, ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है डेथ पनिशमेंट। और दूसरा मिलिट्री कोर्ट, अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई पनिशमेंट सुनाई है तो उससे भी प्रेसिडेंट ही माफ करेगा। तो डेथ पनिशमेंट एंड मिलिट्री कोर्ट आर दी एक्सेप्शन, बाकी अगर स्टेट में कुछ भी हो रहा हो वो गवर्नर माफ करेगा। पर डेथ पनिशमेंट दी गई हो, मिलिट्री कोर्ट ने कोई कोर्ट मार्शल में कोई जजमेंट आई हो, तो उसके लिए जितने भी फंक्शन है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, ये सब प्रेसिडेंट करेगा। बाकी स्टेट लॉस पे गवर्नर करेगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस ये दो एक्सेप्शन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। हमने ये पढ़ा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, एंड स्टेट के भी हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, वो गवर्नर अपॉइंट नहीं करते। ऑल्दो जो स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस है वो स्टेट के अंडर में आते हैं, बट वो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ये एक्सेप्शन हमने पढ़ा था। तो गवर्नर किन का अपॉइंटमेंट कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, जो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये हायरार्की है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर नीचे हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। तो इसके जो जजेस हो गए वो गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। स्टेट हाई कोर्ट पहले रिकमेंड करेगी और फिर गवर्नर उनका अपॉइंटमेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जजेस का। ये याद रखिए, हाई कोर्ट के जजेस का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा। और इसके अलावा ही ऑल्सो अपॉइंट्स पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशियल सर्विस होती है स्टेट की, मतलब एक तो डिस्ट्रिक्ट जजेस अलग होते हैं, उसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज भी होती है, जैसे पीसीएस हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो भी स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन से करेगा। जैसे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और पीसीएस एग्जाम में कोई सिलेक्ट हुआ तो वो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, मतलब इनकी रिकमेंडेशन पे और हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। तो ये थी जुडिशियल पावर्स गवर्नर की। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं और ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की क्या पोजीशन दे रखी है। अब हमें पता है कि स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रोविंस या फिर स्टेट में गवर्नर के पास होती है। बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। तो वही सेम टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में भी है। स्टेट में जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। तो जो गवर्नर है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, उसके सिग्नेचर होते हैं हर जगह उसका नाम आता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं स्टेट में उन सब
पे गवर्नर की सील लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है। जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तो इसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यूएसए में है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया या फिर यूके में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट्स में, और गवर्नर सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब एक उसे सिग्नेचर करना होता है और उसे जो वर्क करना होता है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस पे करना होता है। हाँ, बट उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दोनों ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन में भी स्टेट्स में भी। ऑल दो प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, और वो हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास वो है कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर देता है, और हमने कंडीशंस भी देखी कि किन किन कंडीशंस में गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व रखता है। तो ये उसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब उसे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वर्क करे बिना गवर्नर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए बिल रख सकता है, और ये काफी बड़ी पावर है। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी स्टेट चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई ऐसा लॉ लाते हैं, कोई ऐसा बिल लाते हैं जो एक स्टेट के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है, या फिर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक बिल लाएंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स कम कर दी जाएगी लोगों की, या फिर उनकी फ्रीडम पे इफेक्ट करा जाएगा, तो ऐसा बिल पास ना हो, गवर्नर ऐसे केस में क्या करता है, गवर्नर वो बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर देता है। तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तुम्हें नहीं रखना, तो गवर्नर कहेगा कि मैं रखूंगा, ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 टाइप की इमरजेंसीज होती है, पर जो स्टेट इमरजेंसी होती है जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, वो भी गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे इम्पोज कर सकता है, और ये भी बहुत बड़ी पावर हो जाती है गवर्नर के पास। तो अगर गवर्नर को लगता है कि जो स्टेट के मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, या फिर वो कुछ ऐसे काम करे जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में, या फिर करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है स्टेट में, तो ऐसे केस में गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देता है। और जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, हम सबको पता है जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, और प्रेसिडेंट अब गवर्नर के थ्रू उस स्टेट पे रूल करता है। मतलब प्रेसिडेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अब उस स्टेट पे रूल करती है। तो ये प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो इसके लिए भी गवर्नर को डिस्क्रिशन तो इसके लिए भी गवर्नर को किसी की एडवाइस पे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दो ये पावर बहुत खतरनाक है। गवर्नर की एक और डिस्क्रिशनरी पावर है, बट उसे समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। एक ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मिनरल एक्सप्लोरेशन करती है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है कभी कभी, और कभी कभी हमें हिल्स पे जाके खुदाई करनी पड़ती है, या फिर काफी जो एरिया होता है हमें वो वहां पे लोग रहते हैं उन्हें हटाना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करना पड़ता है। तो रॉयल्टी में, मतलब जो हम वहां से मिनरल ले रहे हैं जिसपे किसी और का हक है, जिसपे ट्राइबल पीपल का हक है, हम उनसे वो मिनरल ले रहे हैं, तो उसके बदले हम उन्हें रॉयल्टी पे करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रॉयल्टी पे करती है। तो हर स्टेट इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रॉयल्टी पे करती है कि ठीक है, हम यहाँ से मिनरल ले रहे हैं, मिनरल एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके बदले जो भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसके लिए हम रॉयल्टी दे रहे हैं। तो जो ये अमाउंट होता है, कितनी रॉयल्टी देनी चाहिए, ये गवर्नर ही डिसाइड करता है। ये भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। वो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट नहीं करता, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है। इसमें गवर्नर ही डिसाइड करेगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स में जो ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसे कितनी रॉयल्टी दी जाएगी।
और मैंने आपको बता दिया वो रॉयल्टी क्यों देते हैं, ताकि हम वो मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सके, उसके लाइसेंस लेकर सकें। So determining the amount payable to the government of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram to an autonomous tribal district council as royalty accruing from licenses for mineral exploration. एक और डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है स्टेट में, लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, मतलब लेजिस्लेचर मैटर्स क्या क्या हो रहे हैं, तो उनके रिगार्ड में गवर्नर ये चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है, ठीक है, उनसे उससे सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और इनके अलावा जैसे प्रेसिडेंट की भी हमने हिडन डिस्क्रिशनरी पावर देखी थी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है अगर किसी पार्टी की प्रॉपर मेजोरिटी नहीं हो या फिर टाई हो गया हो। तो इन सब चीज़ें जैसे इसमें डिस्क्रिशनरी पावर देखी थी हमने प्रेसिडेंट की, वो ही सब चीज़ें यहाँ पे भी है। ये इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन ऑफ विल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट council, tribal district council, as royalty accruing from licenses for mineral exploration. तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर का ड्यूअल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द यूनियन है, वैसे ही गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है। ऊपर से वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट भी है। तो इसमें यहाँ पे दो रोल देखने के लिए मिलेगा गवर्नर के। तो ये सब था गवर्नर के बारे में। हमने गवर्नर में काफ़ी चीज़ें देखी जो प्रेसिडेंट से डिफरेंट थी, और हमने साथ साथ प्रेसिडेंट का रिवीजन भी करा। हमने गवर्नर की एक्स्ट्रा डिस्क्रिशनरी पावर भी देखी जो प्रेसिडेंट के पास नहीं थी। तो अब गवर्नर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इमरजेंसी प्रोविजंस बताऊंगा।